पाकिस्तान से लौटकर कुलदीप नायर को एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी सुखजिंदर सिंह और हरजिंदर सिंह ने लिखी थी। ये दोनों भाई जिम्मेदार थे जनरल वैद्या की मौत के लिए और इनको भी भगत सिंह की तरह फांसी होने वाली थी। ये लेटर में कुलदीप नायर से पूछते हैं कि जैसे भगत सिंह ने पंजाब के शेर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था, वैसे उन्होंने भी जनरल वैद्या को मारकर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ही तो लिया है। तो आज क्यों लोग उन्हें एक टेररिस्ट की तरह देखते हैं और भगत सिंह को एक क्रांतिकारी की तरह देखा जाता है। इसी क्वेश्चन ने कुलदीप नायर को मोटिवेट किया कि वो भगत सिंह की लाइफ को स्टडी करे और उस पर एक किताब लिखे, विदाउट फियर। भगत सिंह तब भी एक यूथ आइकन थे और आज भी एक यूथ आइकन हैं। बट आज के जमाने में भगत सिंह को एक रेबल की तरह ट्रीट करा जाता है जिनके हाथों में बंदूक है या बॉम्ब। कुलदीप नायर की ये किताब पढ़कर मैं इतना कह सकता हूँ भगत सिंह के बारे में कि ही वॉज अ विजनरी। उन्होंने इंडिया के आने वाले सालों को प्रिडिक्ट किया था। नवंबर 1980 वॉशिंगटन में एक इंडियन सिटीजन रहता है। ना इनको अपने कमरे से बाहर निकलना पसंद है, ना ही किसी से मिलना जुलना। इनका नाम हंसराज वोरा है और आज ये एक कामयाब जर्नलिस्ट हैं। जवानी की उम्र में एक क्रांतिकारी भी थे और HSRA का पार्ट भी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस ग्रुप के सीनियर मेंबर थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिसको लीड करते थे चंद्रशेखर आजाद। हंसराज वोरा भी एक लॉयल देशभक्त थे भगत सिंह की तरह और उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ दिया था देश की सेवा के लिए। हंसराज को एक लेटर मिलता है। ये लेटर और किसी नहीं, सुखदेव के भाई मथुरा दास थापड़ ने लिखा था। फांसी को आज 55 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मथुरा दास को एक सवाल परेशान कर रहा है कि जिस इंसान ने 17 दिन लॉकअप में बताया और तब भी HSRA का कोई राज नहीं खोला, वही इंसान हंसराज वोरा 1930 लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एक मेन विटनेस बने, जिनकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। अगर हंसराज वोरा इतने ही बड़े देशभक्त थे तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? वो सबसे बड़ी वजह बने कि कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह लिबरल थिंकर थे और उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अपने कॉलेज के दिनों में भगत सिंह कार्ल मार्क्स, रशियन रेवोल्यूशन जैसी किताबें पढ़ते थे और जो किताबें ब्रिटिश सरकार बैन कर देती थी वो तो डेफिनेटली पढ़ते थे। भगत सिंह कम्युनिज्म, सोशलिज्म को प्रमोट करते थे और किसी भी रिलीजन को नहीं मानते थे। ही वॉज अ ट्रू एथिस्ट। वहीं पे लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर बोलकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन लाजपत राय भगत सिंह को रशियन एजेंट बुलाते थे क्योंकि दोनों फ्रीडम फाइटर्स की सोच में बहुत डिफरेंसेस थे। भगत सिंह सोशलिज्म और कम्युनिज्म को प्रमोट करते थे, वहीं पे लाला लाजपत राय एक प्रो हिंदू क्रांतिकारी थे और उनकी ये सोच थी कि इंडिया को दो हिस्सों में बट जाना चाहिए, हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया। भगत सिंह इस विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो मानते थे कि हिंदुस्तान की मिट्टी में मुसलमान और हिंदुओं दोनों का योगदान है। दोनों कम्युनिटीज ने मिलजुल कर काफी सारी कठिनाइयों का सामना किया है और भगत सिंह को बिलीव था कि आगे जाके दोनों कम्युनिटीज एक साथ मिलकर भारत का विकास कर सकती हैं। अगर बंटवारा हो जाता तो भगत सिंह को डर था कि दोनों कम्युनिटीज में दंगे हो जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। 1946 बंगाल राइट्स, जिसको आज हम डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे पर हिंदू और मुस्लिम राइट्स हुए थे और इस चीज के बारे में डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इतनी डिफरेंट सोच होने के बावजूद भगत सिंह लाला लाजपत राय की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि लाला लाजपत राय एक सच्चे देशभक्त थे। देश को आजाद करवाने के लिए लाजपत राय रेडी थे अपना बलिदान देने के लिए और इसी वजह से 30 अक्टूबर 1928 में भगत सिंह लाला लाजपत राय की रैली को ज्वाइन करते हैं। इस रैली को रोकने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट J.A. स्कॉट ने लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दिए थे। इसी रैली के दौरान स्कॉट ने लाजपत राय को लाठी से इतने बुरे तरीके से मारा कि वो बेहोश हो गए और कुछ ही हफ्तों के बाद ब्लड लॉस होने की वजह से लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह ने जब खून से लथपथ लाजपत राय को जमीन पर पड़े देखा तो उन्हें वही गुस्सा महसूस हुआ जो उन्हें लास्ट टाइम जलियांवाला बाग मैसेकर पर फील किया था। जब भगत सिंह 12 साल के थे तब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इस हादसे में 1650 गोलियां फायर हुई थी और इन्हीं गोलियों से बचने के लिए लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी थी। इस इंसिडेंट में 400 से लेकर 1000 लोग मारे गए थे। इस इंसिडेंट के अगले दिन भगत सिंह स्कूल नहीं जाते हैं, वो जलियांवाला बाग जाते हैं और वहां से एक ग्लास के जार में मिट्टी कलेक्ट करते हैं। इस मिट्टी में भारतीयों का खून भी शामिल था। भगत सिंह इस मिट्टी के जार को अपने घर पर लेके आते हैं और अपनी बहन अमर कौर को कहते हैं कि इसमें उन शहीद भारतीयों का खून है। जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल जनरल डायर थे। जनरल डायर को इतने भयानक हादसे के बाद भी कोई रिग्रेट नहीं था और ना ही इनके खिलाफ कोई कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। लाजपत राय के साथ हुई घटना जब भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु को सुनाई तब तीनों फ्रीडम फाइटर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जनरल डायर की तरह J.A. स्कॉट भी बच निकले। तीनों फ्रीडम फाइटर्स स्कॉट को मारकर अंग्रेजों को संदेश देना चाहते थे
थे, खून के बदले खून। 10 दिसंबर 1928 इस मीटिंग में काफी सारे क्रांतिकारी थे, जैसे दुर्गा देवी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, जय गोपाल और हंसराज वोहरा भी थे। जे.ए. स्कॉट के असैसिनेशन का प्लान सुखदेव ने बनाया था और सुखदेव ने ही इस काम के लिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल को चुना था, जिसमें भगत सिंह स्कॉट को मारेंगे, राजगुरु उन्हें कवर देंगे और चंद्रशेखर आजाद उनको वहां से बच निकलने के लिए हेल्प करेंगे। जय गोपाल जो एक जूनियर मेंबर थे पूरे ग्रुप के, उनका काम बहुत सिंपल था। उन्हें बस इतना करना था कि जे.ए. स्कॉट के विजिटिंग आवर्स को नोट करना था और बाकी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करना था कि वो कब पुलिस स्टेशन विजिट कर रहे हैं, कब बाहर निकल रहे हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो उन्हें ग्रीन सिग्नल देना था भगत सिंह और राजगुरु को। इसी प्लान के लिए भगत सिंह ने अपने बाल कटवाए थे ताकि वो पुलिस की नजरों में ना आए। ये प्लान का एग्जीक्यूशन 17 दिसंबर 1928 को हुआ, लेकिन जय गोपाल से एक गलती हो गई। जय गोपाल ने गलती से जे.ए. स्कॉट के असिस्टेंट जे.पी. सॉन्डर्स को ही स्कॉट समझ लिया। भगत सिंह स्कॉट को पहचानते थे, इसलिए वो चिल्लाते हैं कि ये वो आदमी नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजगुरु ने गोली चला दी थी सॉन्डर्स पे। भगत सिंह ने भी सॉन्डर्स को भी गोलियां मारी और वहां से आजाद के साथ बच निकले। इस पूरे प्लान के दौरान 2 लोग मारे गए थे, जे.पी. सॉन्डर्स और हेड कांस्टेबल चनन सिंह। लाहौर पुलिस इस टाइम पर काफी हाई अलर्ट पे थी, इसीलिए भगत सिंह, दुर्गा देवी और राजगुरु बेस बदलकर ट्रेन के थ्रू कोलकाता चले जाते हैं। महात्मा गांधी जो अहिंसा में मानते थे और कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट मेंबर भी थे, वो क्रांतिकारियों के इस हरकत से बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने HSRA के नौजवानों को केयरलेस यंग मैन का टैग दिया था। भगत सिंह मानते थे कि इंडिया तभी ग्रो कर पाएगा जब हर कास्ट और हर जाति के इंसान को एक इक्वल राइट्स, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पैसा कमाने की। कांग्रेस पार्टी में उस टाइम पर मेनली अपर कास्ट के लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, इसलिए जो लेबर्स थे, वर्किंग क्लास थी, फार्मर्स थे, उन्हें एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर कम लगता था कांग्रेस के साथ। भगत सिंह ये मानते थे अगर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, तब भी इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस भी काफी हद तक ब्रिटिशर्स के नक्शे कदम पे चलते थे। HSRA और कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन गोल एक था, वो था देश की आजादी। तरीके बहुत अलग थे। लोग सॉन्डर्स की हत्या के बाद HSRA को वायलेंस के साथ एसोसिएट करने लग गए थे। उन्हें लगता था कि HSRA के नौजवान सिर्फ खून खराबा कर सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं करना होता। इस रूमर से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और उसके 2 रीजन है। पहला, जेल हंगर स्ट्राइक। हम सबको पता है कि गांधी जी ने देश की आजादी के लिए फास्ट रखा था 21 दिनों का, लेकिन हमें भगत सिंह की जेल हंगर स्ट्राइक के बारे में हार्डली कुछ पता होगा। 15 जून 1930 में भगत सिंह ने जेल में रहकर हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी थी ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स और बाकी प्रिजनर्स को बेटर वे में ट्रीट कर पाए इन टर्म्स ऑफ राशन एंड बिहेवियर। अगर तुम ChatGPT से पूछोगे कि एक इंसान कितनी देर बिना खाने के रह सकता है, तो आंसर प्रोबेबली 2 महीने ही होंगे। भगत सिंह की हंगर स्ट्राइक 116 दिन तक चली थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने दया करनी तो छोड़ो, उनका फास्ट तोड़ने के लिए उन्हें फोर्स फीड करवाने की कोशिश करी। कभी कभी तो पानी में दूध मिलाकर देते थे ताकि उनका फास्ट टूट जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ा। भगत सिंह और BK दत्त ने एक साथ फास्ट की शुरुआत करी थी जेल में। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने उस टाइम पर फास्ट रखा, लेकिन एंड में सिर्फ 3 क्रांतिकारी ही फास्ट को रख पाए। जतेंद्र नाथ दास, इन्होंने फास्ट रखा था 68 डेज के लिए, और भगत सिंह और BK दत्त दोनों फ्रीडम फाइटर्स ने अपना फास्ट 116 दिन के बाद सस्पेंड किया। इसके बाद भी उन्होंने फास्ट रखे थे, बट कंटिन्यूसली फास्ट का जो नंबर था वो 116 दिन था। जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार 2 बिल्स इंट्रोड्यूस करती है, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल में ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती है, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल में जो भी लेबर क्लास के लोग हैं वो ना ही स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ना ही स्ट्राइक कर सकते हैं। HSRA के नौजवान इन दोनों बिल्स के अगेंस्ट थे। इन बिल्स को रोकने के लिए भगत सिंह, BK दत्त 8 अप्रैल 1929 को लाहौर लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन लीथल बॉम्ब्स फेंकते हैं। बॉम्ब्स फेंकने के बाद भगत सिंह और BK दत्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस बॉम्बिंग्स में ना ही किसी की जान गई और ना ही कोई इंजर्ड हुआ। HSRA का मेन मोटिव किसी को मारना नहीं था, उनका मेन मोटिव था इन बिल को पास होने से रोकना और अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले करना। भगत सिंह ये बात जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो ब्रिटिश सरकार उन पर मुकदमा चलाएगी, लेकिन यहीं पर भगत सिंह को HSRA की आइडियोलॉजी को पब्लिक के सामने लाने की अपॉर्चुनिटी दिखी। वो सबको बताना चाहते थे कि HSRA देश के लिए समर्पित है। भगत सिंह का ग्रुप एक सेकुलर और सोशलिस्ट ग्रुप है। भगत सिंह ये भी चाहते थे कि वो अंग्रेजों के हाथों शहीद हो जाए। इनफैक्ट वो तो ये चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें बुरे तरीके से गोली मार दे, क्योंकि भगत सिंह को ये विश्वास था कि उनका ये बलिदान आगे जाकर यूथ को मोटिवेट करेगा ब्रिटिश सरकार को भगाने में। भगत सिंह और BK दत्त के सरेंडर करने के बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस स्टार्ट होता है मई 1929 में।
ये केस जेपी सॉन्डर्स किलिंग और लेजिस्लेटिव बॉम्बिंग्स पर बेस्ड था। इनमें एचएसआरए के बहुत सारे नौजवानों को कटघरे में लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। ये केस बहुत लंबे टाइम तक चला था। मल्टीपल जजेस, मल्टीपल लॉयर्स इस केस में इन्वॉल्व थे। भगत सिंह उस टाइम पर हंगर स्ट्राइक पे थे, तो कई बार तो कोर्ट की सुनवाई के लिए उन्हें स्ट्रेचर पे लाया जाता था। बहुत सारे एचएसआरए के नौजवानों को कटघरे में लाया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिनमें से दो सबसे मेन विटनेस थे ब्रिटिश सरकार के लिए। पहला जय गोपाल और दूसरा हंसराज वोहरा। जय गोपाल ने कंफर्म किया कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ही जेपी सॉन्डर्स किलिंग के लिए जिम्मेदार हैं। हंसराज वोहरा ने अपने पार्टी के सारे राज खोल दिए। सारे जो प्लान्स भगत सिंह और सुखदेव ने बनाए थे वो सारे प्लान्स कोर्ट में बता दिए। इस केस में बहुत सारे विटनेस थे, बट इन दोनों की गवाही सबसे इम्पोर्टेंट थी ब्रिटिश सरकार के लिए, और इनकी गवाही की वजह से 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 फांसी की टाइमिंग 7 बजे थी। तीनों फ्रीडम फाइटर के वकील प्रेमनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। भगत सिंह मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि वो एक बार फिर से जन्म लेना चाहेंगे और इंडिया की सेवा करना चाहेंगे। राजगुरु प्रेमनाथ को कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे। सुखदेव सिंपली प्रेमनाथ को याद दिलाते हैं उनका दिया हुआ कैरम बोर्ड वापस लेने के लिए। फांसी लगने से पहले तीनों फ्रीडम फाइटर अपने चेहरे ढकने से मना कर देते हैं और एक आखिरी बार नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी के फंदे को चूमते हैं और तकरीबन 7:15 पर फांसी के 55 साल के बाद हंसराज वोहरा अपना सच मथुरा दास थापर को बताते हैं। हंस ने अपने कन्फेशन का सारा ब्लेम सुखदेव पर डाला था। हंस सुखदेव को गुरु मानते थे। जब हंस पुलिस की हिरासत में थे तब पुलिस ने उन्हें एक चार्जशीट दिखाई सुखदेव के बयान की। जब हंस को इस बात का पता लगा कि अब ग्रुप को सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है और इसी वजह से उन्होंने कोर्ट में सुखदेव और भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। गवाही देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने हंसराज वोहरा को लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाई और आगे जाके उनकी जॉब लगवाने में भी हेल्प करी। मथुरा दास थापर जो सुखदेव के भाई थे, उन्होंने इस चीज के लिए काफी रिसर्च करी, एविडेंस ढूंढने की कोशिश करी, बट उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हंसराज की बात सच हो। हंसराज वोहरा का ये एक्ट सेल्फिश रीजंस में ज्यादा पॉइंट आउट फील होता है, क्योंकि सिर्फ सुखदेव की वजह से सारे क्रांतिकारियों की जिंदगी खतरे में लाना और गवाही देने के बाद ब्रिटिश सरकार से मदद लेना लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए, ये सेंस नहीं बना रहा। अपनी आखिरी सांसों तक भगत सिंह देश के लिए समर्पित थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी और यही सेल्फलेस नेचर आज उन्हें बाकी गैंगस्टर्स, टेररिस्ट, सो कॉल्ड रेबल्स हैं उनसे अलग बनाता है। भगत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो जमींदार थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें कोई पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से पहले देश को रखा। भगत सिंह के शहीद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह की तारीफ करते हैं अपनी स्पीच में ये कहकर कि भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त थे और उनका एक बहुत ही सेल्फलेस नेचर था। भगत सिंह के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुलदीप नायर की किताब में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो मैं वीडियो में बताना चाहता था, बट मुझे पता नहीं कि मैं उस पर जस्टिस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक ऐसा सीन था, मतलब 7 अक्टूबर 1930 में उन्हें सजाए मौत सुनाई जाती है, तो एक ऑब्लिगेशन होता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि वो आखिरी बार अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं फांसी लगने से पहले। वो एक्ट बहुत ज्यादा इमोशनल था और काफी अच्छा था। मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट पूरी बुक ना पढ़ना तो वो पढ़ लेना, मतलब वो काफी इमोशनल सीन था, वो काफी अच्छा था। तो ये थी आज की वीडियो। बताओ तुम्हें कैसी लगी, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो नहीं भी पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।